प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सीखे थे। आज उसी कड़ी में हम कुछ आगे जानेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 इक्वल n2 अपान n1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर इक्वल v1 अपान v2 इक्वल λ1 अपान λ2 होता है। और ये आपको पता ही इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। n1 रेयर यानी विरल माध्यम है, n2 डेंसर यानी सघन माध्यम है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। और यहाँ पर सुविधा के लिए अगर हम आई और आर की जगह पर θ1 और θ2 लिख दें, ये देखिए θ1 ये θ2, ये n1 है, θ1 n2 है, θ2 लिख दें तो हम देख क्या रहे हैं n1 साइन θ1 इक्वल n2 साइन θ2। अगर तीसरा माध्यम होता तो n3 साइन θ3 एंगल θ3 होता। इस प्रकार से हम देख रहे हैं n साइन थीटा इक्वल कांस्टेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। इससे हम मिराज जैसी जो है घटनाओं का अध्ययन करेंगे और अपवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। आइए देखते हैं, मैथमेटिकल तरीके से हम जानेंगे कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कैसे विचलित हो जाती है और एक ही माध्यम में रहती है तो क्यों विचलित नहीं होती है। आइए देखते हैं। जैसे n sin थीटा इक्वल कांस्टेंट, ये रहा n sin थीटा इक्वल कांस्टेंट, ये रहा यहां दो और एक। चलिए देखिए, यह है इंसिडेंट रे है और यह है θ1 एंगल है और यह रेयर मीडियम है जिसका अपवर्तनांक n1 है। यह डेंसर मीडियम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें जानना है कि प्रकाश किरण जब रेयर से डेंसर में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उससे पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं x और y, यदि इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 12 है तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू हम 12 रखेंगे तब 12 मिलेगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 6 रखेंगे तब 12 मिलेगा। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रखेंगे तब 12 मिलेगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू जब 3 रखेंगे तब 12 मिलेगा। हम देख रहे हैं ज्यों-ज्यों x का वैल्यू बढ़ रहा है त्यों-त्यों y का वैल्यू क्या घट रहा है। x ज्यों-ज्यों इंक्रीज कर रहा है y वैसे क्या है डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये 12 रहा, ये 12 रहा, ये 12 रहा, ये 12 रहा। इसका मतलब यदि दो राशियों का गुणनफल कांस्टेंट है तो एक राशि ज्यों-ज्यों बढ़ेगी दूसरी राशि वैसे वैसे क्या होगी घटेगी। यहाँ पर भी हमने देखा कि n और साइन थीटा का जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर n बढ़ेगा तो साइन थीटा घटेगा यानी थीटा घटेगा, और अगर कहीं n घटेगा तो थीटा क्या बढ़ेगा। यानी n के बढ़ने पर थीटा घटेगा और n के घटने पर थीटा बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, ये रहा n1 और n2। रेयर का मतलब n1 का अपवर्तनांक कम है और n2 डेंसर यानी इसका अपवर्तनांक क्या है ज्यादा है। अगर n2 ज्यादा है तो इसका मतलब θ2 कम हो जाएगा और θ1 ज्यादा हो जाएगा। तो n1 लेस देन n2 जबकि θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या θ1 बड़ा θ2 कम छोटा है, तो हमको θ2 को कम करना है। तो ये बताइए प्रकाश किरण को कैसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे,
सीधा तो लेने जाएंगे। और एंगल यहाँ पर θ2 हमको क्या करना है, छोटा करना है। ये रहा θ2, ये नॉर्मल रहा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अगर आपकी बार N1 वाला मीडियम डेंसर हो और N2 वाला मीडियम रेयर हो, तो हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल है। ये प्रकाश किरण आई, ये θ1 एंगल है। प्यारे बच्चों यहां पर हमको ये जानना है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। यहां पर हमको ये जानना है कि N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है। चूंकि अब की बार N1 छोटा है और N2 क्या है, बड़ा है। उस बार क्या था, हाँ ठीक 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 है, N2 रेयर है, N2 सॉरी N2 क्या रेयर है ना, तो N2 जो है विरल है, यानी N2 का अपवर्तनांक कम है। N2 जो है छोटा है और N1 क्या है, बड़ा है। रेयर का अपवर्तनांक तो कम होगा। देखिए यहाँ N1 रेयर था तो N1 का अपवर्तनांक कम है N2 से। यहाँ N2 रेयर है तो N2 का अपवर्तनांक कम है, N1 का ज्यादा है। तो अगर N1 ग्रेटर देन N2 तो θ1 लेस देन θ2। θ1 क्या होगा, θ2 से छोटा होगा। तो θ1 को छोटा करना, θ2 को बढ़ाना है, तो हमें बढ़ाने का मतलब इधर की ओर जाना पड़ेगा, तभी तो θ2 ज्यादा होगा। इस प्रकार से बच्चों हम मैथमेटिकल तरीके से इस फार्मूले से यह सीखें कि जब प्रकाश किरण रेयर टू डेंसर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती, नॉर्मल से एकदम कम एंगल बनाते हुए निकलती है, जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तेरह। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में जैसे यदि मान लीजिए ये रहा नॉर्मल, यह N1 और N2 नहीं बल्कि एक ही मीडियम है, यानी जैसे वायु है या फिर जल है या फिर कांच, एक ही माध्यम में कुछ भी है। तो प्रकाश किरण आई, अब बताइए कैसे जाएगी, तो हमको जानना होगा सबसे पहले क्या, यह जानना होगा कि n sin, यह मान लीजिए एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 को पता नहीं, तो n sin θ1 इक्वल n sin θ2। तो क्या है बच्चों, n कैंसिल, sin θ1 इक्वल sin θ2। हम देख रहे हैं θ1 इक्वल θ2, यानी जितना θ1 उतना θ2 है, यानी प्रकाश किरण ऐसे सीधे चली जाएगी। ये देखिए θ1 और θ2 क्या बराबर है। तो हमने सीखा कि यदि माध्यम अलग अलग नहीं है, एक ही माध्यम है, तो उसमें प्रकाश किरण कैसे जाती है, सीधे जाती है। अच्छा बच्चों आगे, यदि मान लीजिए प्रकाश किरण को ऐसे हम लंबवत आपतित करते हैं, ठीक, यानी θ1 इक्वल क्या है यहाँ पर 0, अभिलंब के साथ कोई एंगल ही नहीं। अगर कुछ एंगल पे जाती नॉर्मल सीधे ऐसे लंबवत आपतित कर रहे हैं, तो अभिलंब के साथ कितने का एंगल बना रही, 0 का, 0 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं यह माध्यम N1 है, माध्यम N2 है, रेयर है, डेंसर है, कुछ भी हो। हम देख रहे हैं N1 sin θ1 इक्वल N2 sin θ2। N1 के यहाँ पर क्या, सॉरी N1 sin θ1 माने sin 0, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और N2 नहीं पता है sin θ2, तो ये 0 हो जाएगा। और N2 sin θ2 हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं sin θ2 इक्वल 0, तो θ2 इक्वल कितना होगा 0। इसका मतलब प्रकाश किरण जब लंबवत ऐसे आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में, चाहे विरल हो चाहे सघन हो, कुछ भी हो, मान लीजिए सघन ही है, तो सीधे निकल जाती है। कैसे, सीधे 0 डिग्री पर आपतित हुई, 0 अंश पर, और 0 डिग्री पर वो निकल भी गई। यानी प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता। कब नहीं होता, जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित की जाती है तब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ लोग कहते हैं N2 भी 0 निकाल दीजिए, N2 इक्वल 0 हो जाएगा, जबकि N2 इक्वल 0 नहीं होगा।
ये बात गलत है, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य नहीं हो सकता। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और उस निर्वात की अपेक्षा हर माध्यम का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1 से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन एक ही लिखते हैं। जल का अपवर्तनांक वो भी ज्यादा होता है, कांच का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, सबके अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होते हैं। तो अपवर्तनांक कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना, यह हमें भ्रम हो सकता है कि अपवर्तनांक यहाँ से शून्य हो गए, जबकि अपवर्तनांक शून्य होने वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा और इसके आगे अब इसी का यूज, इसी फार्मूले का और भी यूज है, उसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे 3 माध्यमों में जा रही है। पहला माध्यम है N1, N2, N3, फिर N1 पहला वाला माध्यम आ गया। मान लीजिए वो पहला वाला माध्यम फिर N1 है, N2, N3, फिर पहला वाला माध्यम है। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे क्या, ऐसे प्रकाश किरण गई होगी, फिर ऐसे रेयर से डेंसर है। N1 की अपेक्षा N2 ज्यादा डेंसर है, N2 की अपेक्षा N3 ज्यादा डेंसर है, N3 की अपेक्षा और N1 फिर वही पहला वाला माध्यम है। मतलब N2 और N3 ये सब N1 से ज्यादा डेंसर है और N1 पहला वाला माध्यम है। तो प्यारे बच्चों, ये रहे प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाएगी और ऐसे यदि यह एंगल θ1 हम मान लें और इस एंगल को θ2 मान लें और इस एंगल को बच्चों क्या मान लें हम, भाई ये θ2 ये भी θ2 होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है, ये जो दोनों नॉर्मल हैं, कैसे हैं, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल रहा, ये भी नॉर्मल रहा, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, θ2, इसलिए θ2 बराबर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस एंगल को हम θ3, इसको भी हम θ3 ले लेते हैं, ये θ3 है। तो अगर हम देखें कि N1 के सापेक्ष N2 का अपवर्तनांक निकालें तो हम लिखेंगे N1 1N2 इक्वल क्या, 1N2 इक्वल sin θ1 अपॉन sin θ2, sin θ1 अपॉन sin θ2। और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, 2N3 इक्वल sin θ2 अपॉन sin θ3। और 3N1 तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालें। हम 3N1 क्या देख रहे हैं, सॉरी, यहां पर जितने एंगल पर यह आपतित हुई थी पहले वाले माध्यम से दूसरे में, पहले वाले माध्यम में जब प्रकाश किरण निर्गत होती है तो उतने ही एंगल पर निर्गत होती है। θ1 पर आपतित हुई थी तो θ1 पर ही निर्गत होगी, ये रहा θ1। तो प्यारे बच्चों, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो हम देखेंगे sin θ3 अपॉन sin θ1 हो जाएगा। अगर हम इन तीनों समीकरणों में गुणा करें तो हम क्या देखेंगे, 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। भाई sin θ1 से sin θ1 कैंसिल, sin θ2 से sin θ2 कैंसिल, sin θ3 से sin θ3 कैंसिल। क्या बच्चों, इसी बात को हम बता रहे थे कि इसको हम यहां से भी समझ सकते थे। इसको याद रखना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1N2 2N3 3N1 इक्वल कितना, इक्वल 1। ये देखिए, अगर इसको हम इस हिसाब से समझना चाहते हैं तो ऐसे भी यहां से समझ सकते थे। देखिए, जैसे N1 sin θ1 इक्वल N2 sin θ2 इक्वल N3 sin θ3। यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं N1 sin θ1 इक्वल N2 sin θ2। और फिर यहां देखिए, अगर हम इसको मिटा दे, देखिए समझ लेना, θ1 है, ये θ2 हमने माना, θ2 के कारण एकांतर कोण यह भी θ2 है, θ3 है
होने के कारण ये भी थीटा 3 है, क्योंकि नॉर्मल क्या है, पैरेलल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा 1 है, फिर उसी माध्यम प्रकाश किरण जा रही है, तो ये एंगल क्या है, थीटा 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम पहले दूसरे को यहाँ देख ले लिए, फिर दूसरा और तीसरा इन दोनों को ले लेते हैं। n2 sin थीटा 2 इक्वल n3 sin थीटा 3, तो कह रहे बच्चों। अच्छा, फिर पहले और तीसरे को ले लेते हैं, n1 sin थीटा 1 इक्वल n3 sin थीटा 3। तो यहां से भी इसको हम समझ सकते हैं क्या, कि अगर n2 में n1 इधर से उधर जाकर भाग देगा, n2 अपान n1, तो sin थीटा 1 में कौन भाग देगा, sin थीटा 1 में sin थीटा 2 भाग देगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हो गया। प्यारे बच्चों, अगर n3 में n2 भाग देगा, n3 अपान n2, तो इधर sin थीटा 2 में कौन, sin थीटा 3 भाग देगा, sin थीटा 2 अपान sin थीटा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n3। प्यारे बच्चों, अगर इधर 1 में 3 भाग दे दे, n1 अपान n3, तो हम क्या देख रहे हैं, sin थीटा 3 में कौन भाग देगा, sin थीटा 1। इसको हम लिख सकते हैं तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक sin थीटा 3 अपान sin थीटा 1। बच्चों, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 2 बना लें, इसको इक्वेशन क्या बना लें, 3 बना लें, और हम फिर 1n2 2n3 3n1 ये ज्ञात करें, तो 1n2 में ये रहा, 2n3 ये रहा, और 3n1 ये रहा। तो हम देख रहे हैं sin थीटा 1 यहाँ है और sin थीटा 1 इसके हर में है, कैंसिल हो जाएंगे। sin थीटा 2 इसके हर में है और यहाँ पर sin थीटा 2 अंश में कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा 3 इसके हर में है और sin थीटा 3 इसके अंश में, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा 1। तो प्यारे बच्चों, यह काफी ही महत्वपूर्ण रूल है, यह sin थीटा इक्वल क्या, कांस्टेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, इसी पर हम मिराज जैसी घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी सा और हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यह कोई पात्र है, ठीक है, और इसमें वाटर है या कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, चलिए हम वाटर ही ले रहे हैं, वाटर, ठीक है, और यहां पर सिक्का रखा हुआ है, कोई सिक्का है। आप लोग जानते हैं कि सिक्का तो पेड़ ही नहीं रखा जाएगा, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो अभिलंब से दूर हटती है या तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यह माध्यम n2 है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2, और बाहरी माध्यम n1 है, एयर है, ठीक है। तो एयर जो है विरल माध्यम है, n2 वाटर जो है सघन माध्यम है। तो किसी चीज का प्रतिबिंब हमको देखने के लिए दो किरण चाहिए, तो चलिए एक किरण हम सीधे चला दे रहे हैं, और अभी हमने सीखा है सीधे लंबवत जो हम किरण आपतित करते हैं दृश्य पर, वो सीधे निकल जाती है, और एक किरण हम ऐसे चला देते हैं इधर से। लेकिन प्यारे बच्चों, यह वाली किरण, ये देखिए नॉर्मल, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो तुरंत क्या विलंब से दूर हटेगी, ये रहा। तो इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हमको क्या आभासी रूप से यहाँ पर काटेंगे किरणें, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहीं यानी यहीं पर हमको सिक्का दिखाई पड़ेगा। सिक्का कहाँ दिखाई देगा, यहाँ आभासी रूप से। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए ऑब्जर्वर आओ, तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, उसको ये नहीं दिखेगा सिक्का पेड़ी में, वो ऊपर से देखेगा तो उसको लगेगा सिक्का कुछ ऐसे उठा ऊपर है, यहाँ आ चुका है। तो देखिए इसको
इसको कहते हैं वास्तविक गहराई यानी रियल डेप्थ। इसको हम डी से डिनोट करेंगे। और यह है आभासी गहराई, सरफेस से हम पृष्ठ से जो गहराई लेते हैं यह है आभासी गहराई यहां तक, यानी अपीयरेंट डेप्थ। जिसको हम डी डैश से नोट कर रहे हैं, डी डैश। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक संबंध होता है, n2 से प्रकाश किरण n1 में गई है तो रिलेशन होता है n2 अपॉन n1 इक्वल रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। जिसको आप d अपॉन डी डैश लिख सकते हो, यानी 1n2 इक्वल n2 अपॉन n1 इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। रियल डेप्थ का मतलब क्या, वास्तविक गहराई, और अपीयरेंट डेप्थ का मतलब आभासी गहराई। तो आप ऐसे भी लिख लो वास्तविक गहराई, यहां पर आभासी गहराई, जिससे आपके दिमाग में ये बात रहे। आगे अगर हम ध्यान दें, इसी पर एक सवाल लगा लेते हैं। जैसे क्या, मान लेते हैं बाल्टी है और जिसकी गहराई 80 सेंटीमीटर है। कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी रियल डेप्थ उसकी जो है पूरी तरीके से पानी से भरी है और उसमें पानी 80 सेंटीमीटर तक भरा है। ये यहां से यहां तक रियल डेप्थ। उसकी पेदी में एक सिक्का है और सिक्का पेदी में ही हो, उसकी पेदी में एक सिक्का है और बाल्टी में द्रव भरा है, सॉरी जल भरा है। जल का अपवर्तनांक हम जानते कितना होता है, जल का अपवर्तनांक 4/3। तो कह रहे हैं एक बाल्टी है जिसकी गहराई 80 सेंटीमीटर है, पेदी में एक सिक्का है जिसमें पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है। तो सिक्का कहां पर दिखाई देगा, अगर कोई ऑब्जर्व करे, कोई देखे तो ऑब्जर्वर को सिक्का कहां दिखाई देगा, कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। तो एयर बच्चों, एयर में, आदमी एयर में है तो एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो हम अभी भी फार्मूला जाने हैं और हमको आभासी गहराई जानना है, डी डैश कितना होगा। हम n2 अपॉन n1 इक्वल डी डैश अपॉन डी, सॉरी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी डी अपॉन डी डैश कर ले। तो यहां से हमको मिलेगा n2 का मतलब वाटर से प्रकाश किरण एयर में जा रही है, तो nw अपॉन n इक्वल डी अपॉन डी डैश। तो अगर हम देखें यहां से तो nw का वैल्यू कितना है, वाटर का 4/3 और एयर का अपवर्तनांक होता है 1, तो यहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है। और डी अपॉन डी डैश, डी का मतलब कितना, वास्तविक गहराई, जो इसकी बाल्टी की टोटल गहराई है, चूंकि पूर्ण रूप से पानी भरा है, इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, सिक्का पेदी में है। और डी डैश से ही आभासी गहराई को पता करना है। तुम क्या देखें, 4 डी डैश इक्वल 3 × 80। तो डी डैश इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 में 60 सेंटीमीटर। यह सिक्का है तो 80 सेंटीमीटर गहराई पर बाल्टी में, लेकिन वो हमको दिखेगा ऊपर से कितने पर, 60 सेंटीमीटर गहराई पर। और अगर कोई पूछे सिक्का कितना उठ गया, तो चूंकि 80 पर सिक्का था और दिखा ऊपर से 60 पर, तो नीचे से कितना उठ गया, 20 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों अब हमको जानना है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। देखिए ये एक हम सरफेस ले रहे हैं, ये माध्यम n2 है जो कि डेंसर है, ये माध्यम n1 है जो कि रेयर है। तो प्यारे बच्चों
प्रकाश किरण, ये देखिए ये डेंसर मीडियम है। प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अगर लंबवत आपतित होती है तो क्या होती है, सीधे निकल जाती है दूसरे माध्यम में। लेकिन कुछ अगर हम ऐसे तिरछे आपतित करें, इनार्मल, तो सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से हटेगी दूर। और थोड़ी ध्यान दें, अगर यहां जा रही है थोड़ी और एंगल बढ़ा दें तो हम देख रहे हैं प्रकाश किरण और झुकेगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपतन कोण को हम बढ़ाते जाएं तो जो अपवर्तित किरण है वह नॉर्मल से 90 अंश का कोण बना ले। कितने से कितने का, 90 डिग्री का एंगल बना ले। तो प्यारे बच्चों, यह जो एंगल होता है सघन माध्यम में, इसको हम क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की डिफिनेशन क्या है, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, 90 अंश, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरे माध्यम से पहले माध्यम प्रकाश किरण जा रही है तो 2n1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन साइन 90। तो 2n1 इक्वल साइन सी, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 1n2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन सी भी तो लिख सकते हैं यार बच्चों। लेकिन याद रखना 2 क्या है, n2 क्या है, n2 डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम है, और 1 क्या है, n1 क्या है, रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम है। तो विरल से सघन की ओर हम लिखेंगे 1n2 इक्वल 1 अपॉन साइन सी। क्या बच्चों, इसी के आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, वह घटना हम सीखेंगे। यदि इस कोण को, जो एक क्रांतिक कोण है, यदि आपतित किरण को थोड़ी सा ऐसा कर दें कि इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तो प्रकाश किरण अब उसी माध्यम में, प्रकाश किरण क्या होगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। और इस घटना को ये नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो शायद आप समझ गए होंगे क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश क्रांतिक कोण कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दे और अधिक बढ़ा दे तो प्रकाश किरण उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं।